Good morning everyone. So today we are going to start a new topic that is balance of payment. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमें क्या समझ में आता है कि किसी भी एक कंट्री जब दूसरी मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ जब बिज़नेस करती है तो वो दूसरी करेंसी के साथ डील करती है। तो जब दूसरी करेंसी का डील कर रही है तो यहाँ पे दो टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है इम्पोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। सो जब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आप करते हो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ, मल्टीलैटरल कंट्रीज़ के साथ, तब जाके आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है कि आपने कितना सामान एक साल में इम्पोर्ट किया है और कितना सामान एक साल में आपने एक्सपोर्ट किया है। सो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तीन आइटम्स आते हैं। सबसे पहले होता है विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स मतलब कि गुड सर्विसेज होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये बोर्ड है, सो इट्स अ विजिबल आइटम। ना हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो हमने किसी दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट किया हो। सिमिलरली चेयर हो सकती है, सिमिलरली क्रूड ऑयल हो सकता है। क्रूड ऑयल जैसे कि आप इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जैसे कि ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, तो हम वहाँ से उस चीज़ को इंपोर्ट करते हैं। सिमिलरली होते हैं इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स वो होते हैं जिनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है बट उनको हम देख नहीं सकते, उनको हम फील नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि गुड सर्विसेज होती हैं, फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विसेज ऐसी सर्विसेज हैं जो कि हम सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ को या फिर दूसरी कंट्रीज से हम परचेज कर रहे हैं बट हम उसको फील नहीं कर सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते। सो जनरली एग्जांपल अगर देखें इंडिया का, सो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ इनटैंजिबल या फिर इनविजिबल आइटम्स जैसे कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी अगर आईटी फर्म्स देखें तो उसमें सेकंड नंबर पे आती है टीसीएस, इंडिया की है। नेक्स्ट पे थर्ड नंबर पे आती है इन्फोसिस, वो भी इंडिया की है। सिमिलरली ऐसे जो अगर हम टॉप 25 कंपनीज देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें जो 8 कंपनीज हैं वो इंडिया की हैं। सो हम यहाँ पे कंपटीशन देख सकते हैं कि इनविजिबल आइटम्स में स्पेशली इन द आईटी सर्विसेज इंडिया कितना ज़्यादा आगे है। बट वेरेज अगर हम बात करें विजिबल आइटम्स में तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जनरली रिलेटेड टू स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर्स, वो हम जनरली इंपोर्ट करते हैं। बट इफ़ वी कम टू एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड एग्रीकल्चरल गुड्स तो उसमें हम थोड़े आगे हैं एंड वी जनरली एक्सपोर्ट दी सर्विसेज। सिमिलरली देयर आर सम मिनरल रिसोर्सेज जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया, तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो हम दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। थर्ड इज द कैपिटल ट्रांसफ़र और द कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो कि दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस कर रहा है, कोई अमेरिका जाके काम कर रहा है, कोई कनाडा जाके काम कर रहा है, कोई दुबई जाके काम कर रहा है। सो जब आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स हुए, फैमिली हुए, जब बाहर जाके काम करते हैं तो इंडिया में कुछ पैसा भेजते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांजेक्शन हुआ है इंटर कंट्री ट्रांजेक्शन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर अर्निंग इन यूएसए देन दे आर अर्निंग इन डॉलर एंड व्हेन दे सेंड इट टू इंडिया, तो इंडिया में आने के बाद वो डॉलर कन्वर्ट होता है रुपी में और फिर जो इंडिया में पैसा आएगा, जो इंडियन बैंक से पैसा आएगा वो आएगा रुपीज़ में। सो एक तरीके का कैपिटल ट्रांसफ़र होता है। सो जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझेंगे तो हमारे लिए ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ विजिबल आइटम, सेकेंड इज़ इनविजिबल आइटम एंड थर्ड इज़ कैपिटल ट्रांसफ़र। कैपिटल ट्रांसफ़र का एक और मीन होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मीन होता है फॉर एनी कंट्रीज ग्रोथ। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की जो ग्रोथ स्टार्ट हुई है 1991-1992 से, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। काफ़ी सारे मल्टीपल कंट्रीज़ ने, स्पेशली अगर हम बात करें यूएसए, यूके, जापान, रशिया, ऐसे कोई डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंडिया में आके इन्वेस्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आए। और उनकी करेंसी क्योंकि इंडियन रुपीज़ से बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, सो हमारे पास उनके पास रिजर्व्स बन गए थे हमारे पास। सो दैट हेल्प्स एनी कंट्री टू मेंटेन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 4 मेन फीचर्स होते हैं। फर्स्ट इज इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड एज एन जब आप कोई बिजनेस करते हो तो आप अपने अकाउंट्स की शीट बनाते हो ताकि आप उसको टैली कर सकते हो कि कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, कितना अमाउंट डेबिट हुआ है। सो जनरल आपके 2 साइड्स बनेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जहाँ पे आपके जितने भी गुड्स आपने एक्सपोर्ट किए हैं वो आपके क्रेडिट साइड में आएंगे। सिमिलरली जो चीज़ें आपने इम्पोर्ट की हैं वो आपके डेबिट साइड में आएंगे, बिकॉज जो आपके खर्चे हैं एक तरीके से आपके लिए आगे जाके लायबिलिटीज़ बन सकती हैं। नेक्स्ट इट इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजेक्शन्स। जितने भी ट्रांजेक्शन आपने फॉरेन कंट्री के साथ किए हों, चाहे वो आपकी नेबरिंग कंट्री हो, चाहे वो दूसरे कॉन्टिनेंट की कंट्री हो, या फिर पूरे ग्लोब में वो कंट्री कहीं भी हो सकती है और किसी भी आइटम से रिलेटेड उसकी सर्विस हो सकती है, बीट गुड्स, बीट सर्विसेज और बीट कैपिटल रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की शीट में आएगा। नेक्स्ट इट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट।
आप कभी भी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर निकालती है, तो गवर्नमेंट जैसे कि बजट निकालेगी तो बजट भी उसका एनुअल आता है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर्स करती है वो भी एनुअल स्टेटमेंट्स में आते हैं। सो यहाँ पे जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देख रहे हैं जो कि हम इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू करते हैं, तो उसमें भी हम डिवाइड करते हैं इन फॉर अ होल 1 ईयर। सो इट्स अ एनुअल स्टेटमेंट और आप एनुअल बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्रिएट कर सकते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, दैट इज ट्रेड डेफिसिट एंड ट्रेड सरप्लस। नाउ टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स, व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट एंड व्हाट इज ट्रेड सरप्लस, वी शुड टेक एन एग्जांपल। सो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे ट्रेड डेफिसिट हमें समझ में आए। ट्रेड डेफिसिट हमें दो चीज़ों समझ में आएगा कि हमने कंट्री में कितना एक साल में इंपोर्ट किया है और कितना एक साल में एक्सपोर्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल हम IT सर्विसेज लेते हैं, बट बैक इन 1990s जब इंडिया में IT सर्विसेज स्टार्ट हुई थी 1990 से 2000, 2005, 2008 तक, जब जो टर्म पीरियड था पिछले 20 सालों का, ठीक है, 2010 से पहले के जो 20 साल थे, जब IT सर्विसेज इंडिया में बनना स्टार्ट हो रही थी, IT कंपनीज इंडिया में फ्लरिश हो रही थी, उस टाइम पे जो हम IT सर्विसेज डेवलप करना चाह रहे थे वो हम इंडिजीनियस डेवलप करना चाह रहे थे, मतलब कि इंडिया की खुद की IT सर्विसेज होनी चाहिए थी। बट क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं हुई थी, इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन बिल्डअप नहीं हुआ था, तो हम इनिशियली जितनी भी IT सर्विसेज हुआ करती थी वो जनरली USA, जापान, जर्मनी से इम्पोर्ट किया करते थे। जैसे कि आज हम क्रूड ऑयल भी इम्पोर्ट करते हैं, सिमिलरली हम उस टाइम IT सर्विसेज को भी इम्पोर्ट किया था करते थे, और जो हम उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करते थे वो थे हमारे एग्रीकल्चरल गुड्स, बिकॉज एट दैट टाइम वी वर एट द पीक ऑफ आर एग्रीकल्चरल फील्ड्स। हमारी जो क्वांटिटी होती थी या जो क्वालिटीज़ होती हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल 2010 का। 2010 में हमने $100 मिलियन के हमने एक्सपोर्ट किया था एग्रीकल्चरल गुड्स, बट उसी हमने साल में जो पूरे वर्ल्ड के साथ जो ट्रेड किया है, जैसे कि हमने मिडिल ईस्ट से हमने क्रूड ऑयल मंगवाया, USA, UK से हमने मशीनरीज मंगवाई, फ्रांस और रशिया से हमने अपने एयरक्राफ्ट और डिफेंस सिस्टम्स मंगवाए, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करी। सिमिलरली जो हम गुड्स प्रोक्योर करते हैं स्पेशली फ्रॉम चाइना से, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक कॉम्पिटिटर नेबरिंग कंट्री है, तो हम वहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो वहाँ का जो एक इम्पोर्ट का जो हमारा टोटल टर्म था दैट वाज $500 बिलियन, जबकि हमने एक्सपोर्ट कितना किया था $100 बिलियन। तो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट हमारा कितना हुआ -$400 का। सो हमारा जो यहाँ पे टोटल सम बना, अगर हम एट द एंड ऑफ द ईयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगी या फिर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा कि इस साल हमें ना $400 का रिजर्व रखना पड़ेगा जो कि हमें फॉरेन करेंसी में पे करना है, बिकॉज जो हमने बाहर के साथ बिजनेस किया, जो हमने अपने एग्रीकल्चरल गुड्स सेल करे वो सिर्फ $100 के थे। सो उसके लिए जो हमें अलग अलग कंट्रीज़ ने पे किया वो डॉलर में पे किया, बिकॉज सारी ही कंट्रीज़ के जो करेंसीज़ हैं सबकी अलग, जैसे इंडिया की रुपी है, दुबई की दिनार है, USA की डॉलर है। तो इसीलिए पूरे IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर एक कॉमन करेंसी डिसाइड करी है, दैट इज़ डॉलर, बिकॉज वो सबसे पावरफुल करेंसी है। सो हम जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो जनरली डॉलर्स में ही होते हैं। सो हमारे पास इस 2010 में जो हमने एक्सपोर्ट गुड्स किए थे दैट वाज ऑफ $100 बिलियन, बट एट द सेम टाइम जो हमने इम्पोर्ट्स किए हैं दैट वाज ऑफ $500 बिलियन। तो हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो हमने लगाया है दूसरे सर्विसेज के ऊपर वो हमने डॉलर्स बहुत ज़्यादा खर्च किए हैं, बट क्योंकि हमारी जो RBI है वो सिर्फ रुपीज़ प्रिंट कर सकती है और डॉलर प्रिंट नहीं कर सकती है, तो हमारी कंडीशन कैसे हो गई थी, ट्रेड डेफिसिट वाली कंडीशन हो गई थी। और ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए फिर हमें दूसरी कंट्रीज से लोन लेना पड़ते हैं, हमारे जो आइटम्स हैं उनको थोड़ा सस्ता बेचना पड़ता है, हमारी जो क्वालिटी है उसको थोड़ा डिग्रेड करना पड़ता है। इस वजह से पूरी ओवरऑल कंट्री की जो ग्रोथ है उससे स्टंट हो जाती है, उससे रुक जाती है। दूसरा कंडीशन है ट्रेड सरप्लस का। अब हम अगर इस साल का सिचुएशन देखें और एग्जांपल में सिर्फ अगर एक सेक्टर को लें, फॉर एग्जांपल जैसे कि 2021 में जो हमने एक्सपोर्ट किए हैं IT सर्विसेज दैट इज़ $113.8 बिलियन की सर्विसेज हमने एक्सपोर्ट करी हैं। बट मीन वाइल 2021 में जो हमने क्रूड ऑयल इम्पोर्ट किया है स्पेशली फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़, तो दैट इज़ ऑल्सो सेम, दैट इज़ $113.8 बिलियन। तो हम बाकी सेक्टर्स को अगर असाइड रखें और सिर्फ इन दो सेक्टर्स को एक एग्जांपल में लें, जितना हमने इंपोर्ट की हैं IT सर्विसेज जितने हमने इंपोर्ट करा है क्रूड ऑयल उतना ही हमने एक्सपोर्ट की हैं IT सर्विसेज। सो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट एग्जैक्टली इक्वल है $113.8 बिलियन। तो हमारे ना ट्रेड डेफिसिट वाली कंडीशन है और ना ट्रेड सरप्लस वाली कंडीशन है।
बट अगर 2021 में ही हम बाकी सर्विसेज भी ऐड करें, फॉर एग्जांपल जो सर्विसेज और गुड्स जो हमने प्रोक्योर करें हैं चाइना से, जो हमने मशीनरी प्रोक्योर करी है यूएसए से, फ्रांस से या फिर जर्मनी से, और काफ़ी और भी सर्विसेज हमने जो इंपोर्ट करी हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो सकता है, स्मार्टफोन्स हो सकते हैं, एलईडीज़ एलसीडीज़ हो सकते हैं, रेफ्रिजरेटर्स हो सकते हैं, एसीज़ हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, ये सर्विसेज हमने काफ़ी सारी इंपोर्ट करी हैं दूसरी कंट्री से, जनरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। बट एट द सेम टाइम हमने कुछ और सर्विसेज एक्सपोर्ट भी करी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने आईटी सर्विसेज के साथ साथ हमने एग्रीकल्चरल गुड्स भी सप्लाई करें, हमने मिनरल रिसोर्सेज भी सप्लाई करें, हमने आयरन एंड स्टील काफ़ी सप्लाई किया है। तो जो हमारा टोटल एग्जैजरेटेड अमाउंट है, लेट्स टेक एन हाइपोथेटिकल अमाउंट कि हमने इस साल जो एक्सपोर्ट किए हैं सर्विसेज, दैट इज़ $500 बिलियन, और जो सर्विसेज हमने इंपोर्ट करी हैं इस साल, दैट इज़ $400 बिलियन। तो यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हमारा क्या हुआ, $100 बिलियन का। सो इस साल जो हाइपोथेटिकली इंडिया की जो मैंने कंडीशन बताई, दैट इज़ एन ट्रेड सरप्लस, बिकॉज अब हमारे पास जो डॉलर के रिजर्व्स हैं वो इंडिया में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू आर प्रीवियस ईयर, जो जब ट्रेड डेफिसिट की कंडीशन थी कि हमें लोन लेना पड़ा था दूसरी कंट्रीज से वो रिजर्व्स को चुकाने के लिए। बट आज की जो सिचुएशन है 2021 की, हाइपोथेटिकल जो सिचुएशन ली, उसमें हम ट्रेड सरप्लस कंडीशन में, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी $100 बिलियन का रिजर्व्स है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। Welcome everyone. Let's start with another topic, that is World Trade Organization, or in short we can call it WTO. So WTO स्टार्ट कब हुआ था, कैसे हुआ था, पहले हम उसकी बिगनिंग समझेंगे। सो एक्चुअली पहले ना WTO से पहले एक एग्रीमेंट था, दैट वाज GATT एग्रीमेंट, जनरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हुआ करते थे। जनरल ट्रेड एग्रीमेंट्स की जो मीटिंग्स हुआ करती थी, उसमें एक लास्ट राउंड हुआ था, यूरुग्वे राउंड। यूरुग्वे राउंड चला था 1986 से 1994 तक, और जब ये पीरियड था 1986 से 1994 तक का, तब काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट और काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे थे अराउंड द ग्लोब। सो उस टाइम पे जब 94 में जब यूरुग्वे राउंड खत्म हुआ, तब काफ़ी सारे मेंबर कंट्रीज़ में उस टाइम पे एक्चुअली मोर देन 160 कंट्रीज़ पार्टिसिपेंट से GATT के। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ ने ये चीज़ लिया कि हमने कुछ अलग से, मतलब GATT के अलावा हमें एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो कि पूरे वर्ल्ड में जो ऑर्गेनाइजेशंस बने, वर्ल्ड का जो बिजनेस चल रहा है उसको डील करे, उसमें जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उसमें जितने भी टैरिफ्स हैं, ट्रेड बैरियर्स लगे हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कौन सॉल्व करेगा, WTO सॉल्व करेगा। सो इसलिए उन्होंने 1994 में एग्री किया था 123 नेशंस आउट ऑफ 180 नेशंस, 123 नेशंस एग्रीड टू फॉर्म WTO। सो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, उसको हम बोलते हैं यूरुग्वे राउंड एग्रीमेंट। सो इन 1st of June 1995 इन अंडर मैग्रीश एग्रीमेंट, GATT के अंडर एक एग्रीमेंट आता था, उसका नाम था मैराकेश एग्रीमेंट। मैराकेश एग्रीमेंट के अंडर 123 नेशंस ने साइन किया दैट वी आर रेडी टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट विल बी रेगुलेटेड बाय द वर्ल्ड। ठीक है, कोई उसमें जो एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई जाएगी, और कमेटी के जो हेड्स होंगे वो अलग अलग ईयर वाइज चेंज होते रहेंगे, और अलग अलग कंट्रीज़ को उसके मेंबर स्टेट्स बनाया जाएगा। सो लेटर ऑन काफ़ी सारे नेशंस ने उसके अंदर और पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, एंड अगर हम 2015 का अगर स्टैटिक्स देखें तो 162 कंट्रीज आउट ऑफ द ग्लोब आर टुडे द पार्टिसिपेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब बना था तो सबसे पहले उसने रिप्लेस किया था GATT को, बिकॉज GATT सिर्फ एक एग्रीमेंट टर्म्स साइन कर रहा था, बट WTO के अंडर उन्होंने एक बड़ा सा रोल प्ले ले लिया, और जहाँ पे वो सारे ही काम करने लगा GATT के। दो इट वॉज इनिशियली फाउंड टू वर्क अंडर GATT, बट लेटर ऑन जैसे जैसे WTO के प्रिंसिपल्स बढ़ते गए, जैसे उसके फंक्शंस बढ़ते गए और उनके मेंबर स्टेट्स बढ़ते गए, तो फिर उन्होंने GATT को रिप्लेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी, उसको बोला गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो नाउ टू अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना क्यों था, उसकी ज़रूरत क्या थी। सो फर्स्टली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल वर्क। अब वर्ल्ड में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर जो ऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं रिलेटेड टू वर्ल्ड बिजनेस, वर्ल्ड इकोनॉमी रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे वो सारे कहाँ पे होते हैं, WTO में होते हैं। नेक्स्ट टू सॉल्व डिस्प्यूट्स के लिए अगर हम बेसिक एग्जांपल समझें, जैसे कि टेस्ला जब 2000 में स्टार्ट हुआ, तो जब इंडिया में जब टेस्ला की कोई भी गाड़ी बिकती थी तो इंडियन उसके ऊपर 100% टैक्स ड्यूटीज़ लगाया करते थे।
तो टैक्स ड्यूटीज़ 100% लगाने का मतलब कि अगर कोई 50 लाख की गाड़ी है टेस्ला की, तो इंडिया में अगर उसे कोई परचेज करेगा तो उसको वो 100 लाख की पड़ेगी, बिकॉज उसको 50 लाख उसके ऊपर टैक्सेस पे करने हैं इंडियन गवर्नमेंट को। सो इस वजह से टेस्ला की जो इंडिया में जो रिक्वायरमेंट थी, इंडिया में जो डिमांड क्रिएट हुई थी, वो बहुत ही लो थी because of the 100% taxation. So Elon Musk went to IMF and Elon Musk went to WTO and he asked to settle this dispute कि वो एक कंट्री के ऊपर कैसे 100% का टैक्सेस लगा सकते हैं। So in that argument Indian government said कि we are giving the opportunity to Tesla so that they can come to India और इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बिल्ड करके इंडिया में इजीली सेल कर सकता है। दैट बाय दैट वे हम पूरे अपने जो एक्साइज ड्यूटीज़ हम लगा रहे हैं उसके ऊपर 100% वो पूरी कम हो जाएगी, प्लस वी विल give some extra benefits to Tesla so that they can run easily in our country. सो इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो इंटर कंट्री रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो वो सॉल्व कहाँ पे होते हैं? WTO में। नेक्स्ट वो एक फ्रेमवर्क सेट करके देता है। फ्रेमवर्क क्या है? बेसिकली क्योंकि अलग अलग जैसे इंडिया है, इंडिया बिजनेस कर रही है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ, फ्रांस के साथ, USA के साथ, रशिया के साथ, सारी ही ग्लोब में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब के साथ में डील कर रही है। बट क्योंकि हर कंट्री के किसी पर्टिकुलर कंट्री के रिलेशंस अच्छे होते हैं और किसी के साथ अच्छे नहीं होते हैं, सो उनके साथ वो किसी भी तरीके के ट्रेड बैरियर्स लगा सकता है या फिर टैरिफ्स बढ़ा सकता है। सो इस तरीके से कोई अपनी पावर्स का गलत फ़ायदा नहीं उठाए या फिर अपने रिलेशंस का गलत फ़ायदा नहीं उठाए, उसके लिए बनाई जाती है WTO, ताकि वो एक पर्टिकुलर सेट करके देंगे कि आप इतना टैरिफ्स लगा सकते हो और आप अलग अलग सारी कंट्रीज़ के ऊपर फ्लक्चुएशंस होते हैं थोड़े बहुत, वो लोग 2-3% के गार्डियंस देते हैं ताकि आप उतने विंडो में काम कर सको, बट उससे ज़्यादा आप फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड में जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो लिबरलाइजेशन हो रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन पे कंट्रीज वर्क कर रही हैं, सो फॉर दैट ग्लोबलाइजेशन, फॉर दैट इंटरनेशनल बिजनेस टू मेक MNCs, उनका इफेक्टिवनेस और उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए WTO बनाए, ताकि कोई अगर वर्ल्ड ट्रेड के अंडर अगर कोई कंपनी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अगर कोई अंडर अगर कोई कंट्री आ रही है और वो अपने MNC के साथ इक्वली बिहेव नहीं कर रही है जितना वो अपने डोमेस्टिक बिजनेसेस को सपोर्ट करती है, सो देयर कम्स WTO इन रोल, ताकि वो MNCs को सपोर्ट कर पाए, MNC को बैक सपोर्ट प्रोवाइड करवा पाए। नेक्स्ट इज टेक्निकल असिस्टेंस टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग नेशंस। अगर आज हम देखें कि वर्ल्ड सुपर पावर्स कौन है, ऑब्वियसली USA है, चाइना है, वर्ल्ड सुपर पावर्स हैं। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली USA इज़ अ वे अहेड, जापान इज़ वे अहेड, जर्मनी इज़ वे अहेड बिकॉज ऑफ देयर टेक्निकल असिस्टेंस, बिकॉज ऑफ देयर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। बट अगर हम बात करें आज हम अगर खुद को कंपेयर करेंगे USA के साथ, तो ऑब्वियसली वी आर डेवलपिंग नेशन, तो हमारे पास उतने लार्ज स्केल पे आज डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। सिमिलरली देयर आर अ फ्यू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और देयर आर अ लॉट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज who are in this race to grow, who are in this race to increase their economy and to become world power. So for that WTO provides the services and they provide the technical assistance, ताकि उन्हें भी टेक्नोलॉजी मिले, ताकि वो भी सर्विसेज को एक्वायर कर पाएँ एट अ वेरी चीपर प्राइस एंड एट अ हायर क्वालिटी। लास्टली टू प्रोवाइड टुगेदर रिलेशनशिप्स, बिकॉज आफ्टर World War I, World War II हमने देखा था ग्रेट ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी, इन्फ्लेशन के रेट बहुत हाई हो गए थे। तो इस तरीके के अगर कभी भी फ्यूचर रिलेशंस बने तो उसके लिए वो लोग टुगेदर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ताकि पूरे वर्ल्ड मिलके एक साथ काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जापान में जब हिरोशिमा नागासाकी वाला इंसिडेंट हुआ था, तब जापान की करेंसी, जापान की जो वैल्यूज़ थी वो पूरी गिर गई थी, उनकी GDP पूरी गिर गई थी, बट उन्होंने फिर स्ट्रेंथ गैदर करी और वापस अपनी कंट्री को डेवलप किया। सिमिलरली काफ़ी सारी कंट्रीज़ में सुनामी आती है, अर्थक्वेक आते हैं, ऐसे काफ़ी सारे नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं या फिर कुछ डिजीज़ेज आती हैं, जैसे कि अभी कोरोना जैसे डिजीज़ आई, तो इस ऐसी सिचुएशन में पूरी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत गिर जाता है, कंट्री की GDP बहुत गिर जाती है। बट ऐसे टाइम पे सारी कंट्रीज़ एक दूसरे का साथ दें, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग नेशंस, अंडर डेवलप्ड नेशंस का साथ दें, ताकि पूरी ग्लोब का एक साथ आगे बढ़ सके, पूरी ग्लोब वर्ल्ड पावर बन सके और पूरी ग्लोब की इकोनॉमी बढ़ सके। सो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ अबाउट द WTO। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से अलग अलग बॉडीज़ फॉर्म करता है। बिकॉज जनरली अगर हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें जब स्टैंडिंग कमेटी है वो कंप्राइज करती है ऑलमोस्ट 625 मेंबर्स की।
सो वो 625 मेंबर्स अलग अलग जगह काम करते हैं, सब एक ही डिपार्टमेंट में काम नहीं करते। सो जनरली WTO के अंदर कुछ 3 मेन डिपार्टमेंट्स हैं, दैट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जनरल काउंसिल एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। जनरली ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें इम्प्लाई करता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है। सो सबसे पहले आते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी पे। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में क्या आता है, जैसे कि इंटर स्टेट रिलेटेड या फिर इंटर कंट्री रिलेटेड जो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो वर्ल्ड ट्रेड बिजनेस ट्रीटी है चाइना के साथ, या फिर पूरे ग्लोब में जैसे कि काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर छोटे मोटे एग्रीमेंट्स आते हैं और जो कि कुछ कंट्रीज़ के साथ फॉलो होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया USA, इंडिया UK। सो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हो सकता है काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हो जाएँ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था टेस्ला के साथ जो डिस्प्यूट हुआ था, सिमिलरली काफ़ी सारे पास्ट में डिस्प्यूट्स हुए हैं। तो उन डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए एक अलग से बॉडी बनाई जाती है ताकि जो बिजनेसेस हैं वो ईजिली रन कर सकें, और एक ऐसा गवर्नमेंट फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि कोई एक दूसरे का फ़ायदा नहीं उठा पाए, बिकॉज बीइंग द सुपर पावर USA, चाइना कैन ओवरटेक ऑन कैन मैनिपुलेट अदर कंट्रीज ईजिली। सो वो मैनिपुलेशन ना हो बिजनेसेस का, इसलिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी कम्स इनटू रोल। नेक्स्ट इज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, बेसिकली ट्रिप्स एंड ट्रिम्स होते हैं। ट्रिप्स एंड ट्रिम्स क्या होते हैं, बेसिकली पॉलिसीज होते हैं और बैरियर्स होते हैं जो कि एक कंट्री में बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं फ्रांस और रशिया के साथ, तो जब हम उनके साथ बिजनेस करेंगे, जब हम उनसे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, सो हम मिनिमल चार्जेस लेंगे। फॉर एग्जांपल 2% चार्जेस ले लेंगे, 3%, 4%, 5%, ऐसे मिनिमल चार्जेस लेंगे। बट वेयरएज जब हम डील करेंगे पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, तो क्योंकि हमारे पाकिस्तान और चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो हम अपने जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं, वहाँ पे हम हायर लगा देंगे। हो सकता है हम 10%, 15%, 20% तक के चार्जेस लगा लें। तो ऐसा काफ़ी सारी कंट्रीज़ करते हैं, स्पेशली कंट्रीज़ लाइक चाइना डू टेक दिस एडवांटेजेस। तो इस तरीके के एडवांटेजेस कोई ना ले पाए, इसलिए ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी बनाई जाती है ताकि आप किस तरीके के ट्रेड बैरियर्स लगा रहे हो, आप किस तरीके के एक्साइज ड्यूटीज़ उनसे मांग रहे हो, उसके ऊपर वो नज़र रख सकें। नेक्स्ट होती है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल के अंदर भी 4 सब डिविजन्स हैं। 4 सब डिवीजन। सबसे पहला जो आता है दैट इज कमिटी ऑन TND। बेसिकली ट्रेड एंड डिस्प्यूट से रिलेटेड होता है कि आप कितना साल में आप कितना ट्रेड कर रहे हो, उसको अक्यूमुलेशन, उसको काउंट करना, अकाउंटेबिलिटी में लेकर आना, ये किसका काम है, कमिटी ऑन TND का। नेक्स्ट होता है गुड्स काउंसिल। गुड्स काउंसिल मतलब हमारे विजिबल आइटम्स जितने भी होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, दैट कम्स अंडर गुड्स काउंसिल। हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, दैट ऑल्सो कम्स इन गुड्स काउंसिल। सिमिलरली जो मशीनरीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, गुड्स काउंसिल के अंदर। सिमिलरली होता है सर्विस काउंसिल। सर्विस काउंसिल में वो आता है जो हमारे इनविजिबल आइटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, फॉर एग्जांपल जनरल सर्विसेज, जो कस्टमर सर्विसेज होती हैं वो भी आती हैं किसके अंदर, सर्विस काउंसिल के अंदर। या फिर हमारी जो IT सर्विसेज हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर सर्विस काउंसिल। लास्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट काउंसिल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, जो हमारे पेटेंट्स होते हैं, जो हमारे ट्रेडमार्क्स होते हैं, दैट कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर रेड्डी ने वैक्सीन बनाई है कोविशील्ड, तो कोविशील्ड का उसके पास पेटेंट है, कोविशील्ड की उसके पास राइट है, ताकि कोई और उनका फार्मूला चुरा कर उसके ऊपर सेम फार्मूला नहीं बना पाए, सेम वैक्सीन नहीं बना पाए, बिकॉज डॉक्टर रेड्डी ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्चा किया है। सो टू रीगेन दैट अमाउंट, सो टू रिटेन दैट अमाउंट और टू अर्न दैट मच प्रॉफिट, दे आर गिवन अ पेटेंटेड राइट, बट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम उनके पास वो पेटेंट रहेगा, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जनरली वो टाइम पीरियड 10 साल का होता है। सो उसके बाद कोई भी कंपनी उसे बना सकती है इन द फॉर्म ऑफ जेनेरिक प्रोडक्ट, बट टिल देन उसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो अगर किसी को इस टाइम पीरियड में अगर वो सेम प्रोडक्ट बनाना है तो डॉक्टर रेड्डी से जाके उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसको रॉयल्टी पे फी करनी पड़ेगी। सिमिलरली हर कंपनी अपना खुद का एक ट्रेडमार्क बनाती है ताकि उसके ट्रेडमार्क को कोई यूज़ ना कर पाए, उसके ब्रांड को कोई यूज़ करके या मिसयूज़ करके अपना खुद का ब्रांड नहीं बना पाए। सो टू टेक इन कंट्रोल दैट इंटरनेशनल बिजनेस में इस तरीके की कोई चोरी नहीं हो, इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल बना जाती है। So this was the basic structure and the role of WTO. Welcome everyone. Let's start with our another topic, that is IMF and World Bank.
सो इफ़ यू गो डेट बैक टू 1944 में जब वर्ल्ड वॉर जस्ट ख़त्म होने वाला था, तब एक ब्रेटन वुड्स, जो कि यूएसए में है, ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको बोलते हुए ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ही है। सो उस टाइम पे क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, ऑब्वियसली जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर के जो रिपरकशंस हुए थे, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो थी, जैसे कि जापान जिसमें हिरोशिमा नागासाकी जैसे अटैक हुए थे, जर्मनी जो कि एक सेंट्रल पावर थी जो कि पूरी उसका स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया गया था, फ्रांस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, पोलैंड को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, यूएसए को काफ़ी ज़्यादा रीस्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम हुई थी। और क्योंकि 1944 के बाद काफ़ी सारे, जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, तो काफ़ी सारे जो एशियन कंट्रीज़ थी और अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, उनको फ्रीडम मिलना भी स्टार्ट हो गया था। सो बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया की और वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी वो एकदम डाउनफॉल पे आ चुकी थी। सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ थी जिनकी इकोनॉमी फ्लरिश हो रही थी, दैट वर अ वेरी फ्यू इन नंबर्स। सो उस टाइम पे ब्रेटन वुड्स में जितने भी कॉन्फ्रेंस में जो मेंबर्स थे, एट दैट टाइम देयर वर 45 मेंबर्स। 45 मेंबर्स ने डिसाइड किया था कि वर्ल्ड की अगर इकोनॉमी को वापस से डेवलप करना है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाने पड़ेंगे। सो उस टाइम पे 2 ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, एक था IMF, दैट वाज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा बना था वर्ल्ड बैंक। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में उस टाइम पे 45 मेंबर्स थे, और बाद में अगर हम आज की डेट देखें तो आज टोटल 188 मेंबर्स हैं। सो ये जो 45 मेंबर्स थे उनको बोला जाता है ओरिजिनल मेंबर्स, और इनके पास कुछ स्पेशल राइट्स हैं, बिकॉज जब ब्रेटन वुड्स में जिन्होंने एग्रीमेंट किया था, जिन्होंने साइन किया था, दे आर द एक्चुअल मेंबर्स, सो दे आर गिवन अ सर्टेन एक्स्ट्रा पावर्स, हैंस दे आर नोन एज ओरिजिनल मेंबर्स, जिनको कभी भी आप इस कॉन्फ्रेंस से या फिर इस एग्रीमेंट से निकाल नहीं सकते हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी से निकाल नहीं सकते हो। वेर एज देर इज़ एन ऑर्डिनरी मेंबरशिप, जो कि ऑर्डिनरी मेंबरशिप आप किसी को भी दे सकते हो, कोई भी ले सकता है, बट एट द सेम टाइम अगर वो लोग नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे, अगर वो लोग IMF की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे, वो लोग अपनी जो एनुअल फीस है अगर वो फीस नहीं पे कर रहे, तो फिर उन को ऑर्डिनरी मेंबर्स को निकाला भी जा सकता है। And at the same time, if they want to resign from IMF, so they have that special power कि they can resign. But original members can neither be terminated nor they have the power to resign. तो अगर हम बेसिक इनके रोल्स और फंक्शंस देखें तो वो क्या है, सबसे पहले एक्सचेंज रेट्स को रेगुलेट करना, जैसे कि वर्ल्ड में डॉलर है, पाउंड है, दिनार है, रुपी है। सो ऐसे काफ़ी सारी करेंसीज़ हैं, जैसे कि जापान की इंपॉर्टेंट करेंसी है येन। सो हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होने के बाद जब हम इंटरनेशनली ट्रेड करेंगे, तो इंटरनेशनल ट्रेड करने के बाद उन दोनों करेंसीज़ को एकदम सेम लेवल पे लेके आना पड़ेगा, या फिर उनमें ऐसा कुछ प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि हम वैल्यूज़ को असाइन कर पाएँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि आज 1 रुपये की वैल्यू है, मतलब अगर हम 75 रुपीज़ देंगे तो हम जाके $1 ले सकते हैं। सो बेसिकली ये चीज़ें डिसाइड कौन करता है, ये चीज़ रेगुलेट कौन करता है, तो वो मेन काम होता है IMF का। नेक्स्ट IMF का काम है रिकन्स्ट्रक्शन का। रिकन्स्ट्रक्शन बेसिकली क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद काफ़ी सारी कंट्रीज़ का जो डेवलपमेंट था वो रुक गया था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रुक गया था, और किसी भी अगर इकोनॉमी को फ्लरिश करना है, ग्रो करना है और अपनी GDP में ग्रोथ लेके आना, तो उसको अपना सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। सो IMF एंड वर्ल्ड बैंक बोथ हेल्प्ड इन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ दैट कंपनीज। अदर फंक्शंस जो थे, ये 2 थे मेन फंक्शंस, उसके अलावा फंक्शंस थे, सबसे पहला था सर्वेलेंस का। सर्वेलेंस बेसिकली क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, दो यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड, ताकि कोई वापस से अलायंसेस फॉर्म ना करे, ताकि वापस से कोई वॉर के सिचुएशन में ना आए, तो उन सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए एक सर्वेलेंस बनाया जाता है, ताकि कोई भी अलग गलत तरीके से जैसे कि इंग्लैंड ने काफ़ी सालों तक एशियन कंट्रीज, स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के ऊपर काफ़ी 100 साल से ऊपर राज किया है, इंडिया की पूरी इकोनॉमी को अप्रूव किया है। सो उस तरीके के उसके लिए सर्वेलेंसेस बनाए गए थे ताकि कोई इस तरीके से गलत फ़ायदा नहीं उठा सके। नेक्स्ट, उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उनकी इकोनॉमी वापस से बिल्डअप करना, बिकॉज जैसे इंडिया, कंट्री लाइक इंडिया जिनको वापस से रीग्रो चाहिए थी, कंट्री लाइक जर्मनी जिनको वापस से रीग्रो चाहिए थी, तो IMF ने उन्हें हेल्प करी कि वो अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को किस तरीके से डिज़ाइन करें। स्पेशली जब इंडिया में जब 1991-1992 में जब LPG आया था, तब IMF ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी इन
इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एज वेल एज इन फाइनेंशियल असिस्टेंस। उन्होंने इंडिया को पैसे भी प्रोवाइड करे थे, प्लस उन्होंने इंडिया को इकोनॉमिक इंडिया का रिस्ट्रक्चरिंग में भी हेल्प करी थी, किस तरीके वो अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना सकते हैं, एलपीजी को लॉन्च कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की आज इतनी ग्रोथ हो पाई है। लास्ट है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म से रिलेटेड जितने फैक्टर्स होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म आपने काफ़ी टाइम सुना होगा कि कुछ कंट्रीज़ हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं और उनको अलग से पैसा प्रोवाइड करती हैं। सो आईएमएफ का एक ये काम है कि इनके ऊपर भी सर्वेलेंस रखना कि कहीं पे भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ना हो, जैसे कि अभी जो केस चल रहा है विजय माल्या वाला, नीरव मोदी वाला। सो उनके ऊपर भी एक आईएमएफ का होल्ड होता है, आईएमएफ का उनके ऊपर भी एक से होता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन द मनी लॉन्ड्रिंग केस। सो इस तरीके के जो बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं, उनको भी सॉल्व कराना आईएमएफ का काम है। प्लस टेररिज्म को प्रमोट ना हो, कोई भी कंट्री टेररिज्म को प्रमोट ना करे, ये भी ध्यान में रखती है आईएमएफ। आईएमएफ का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर 4 फंक्शनिंग्स हैं। एक तो है गवर्निंग बॉडी, जिसमें आते हैं 45 ओरिजिनल मेंबर्स जो कि एट द टॉप आते हैं और गवर्न करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं और नए मेंबर्स को जोड़ना और पुराने मेंबर्स में अगर किसी को निकालना है, टर्मिनेट करना है, तो वो पूरा काम होता है गवर्निंग बॉडी का। उसके अंडर आती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। जो गवर्निंग बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी में जनरली जो पार्टिसिपेट करते हैं वो उन कंट्रीज़ के, फॉर एग्जांपल इफ इंडिया इज़ द मेंबर कंट्री ऑफ आईएमएफ, तो इंडिया से जो गवर्निंग बॉडी में रिप्रेजेंट करेगा, आइदर वो हो सकता है उसका फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर हो सकता है उसका आरबीआई का गवर्नर, या फिर उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, या फिर फॉरेन मिनिस्टर। जनरली जो मिनिस्टर्स गवर्निंग बॉडी में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर्स ही होते हैं। उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी सेम मेंबर्स लिए जाते हैं, आइदर फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट और द गवर्नर ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज द मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर सिर्फ एक ही पर्सन को बनाया जाता है और ये सीट जो होती है वो कंटिन्यूसली रोटेट होती जाती है अमंग ओरिजिनल मेंबर्स। ऑर्डिनरी मेंबर्स को कभी भी मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल नहीं दिया जाता है। लास्ट इज द आईएमएफ स्टाफ। आईएमएफ स्टाफ में पूरे 188 कंट्रीज़ होती हैं और किसी भी अगर कंट्री के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो उन मेंबर कंट्रीज़ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको ये केस दिया जाता है ताकि वो लोग इस डिस्प्यूट को प्रॉपरली सॉल्व करवा पाएँ। नेक्स्ट कमिंग टू वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड ऑन द सेम डे, दैट वॉज जुलाई 1944 इन वाशिंगटन डीसी। तो आज भी जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं इसकी वो हमेशा वाशिंगटन डीसी में ही होती हैं, जो कि यूएसए में लोकेटेड है, बिकॉज अल्टीमेटली इट वॉज फॉर्म्ड इन ब्रेटन वुड्स ओनली। इसके भी मेंबर सेम हैं, जो आईएमएफ के मेंबर्स हैं वो सेम वर्ल्ड बैंक के भी मेंबर्स हैं। 188 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ आईबीआरडी, whereas 72 कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ आईडीए। वर्ल्ड बैंक के अलग 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैं आईबीआरडी और दूसरा है आईडीए। अगर हम फंक्शन समझें वर्ल्ड बैंक के तो 3 मेजर फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज फाइनेंसिंग, देन एडवाइस एंड देन रिसर्च। फाइनेंसिंग बेसिकली वर्ल्ड बैंक है तो वो लोन प्रोवाइड करता है दूसरी कंट्रीज़ को ताकि वो अपने कैपिटल को ग्रो कर पाएँ, ताकि अपने इकोनॉमिक पावर्स को कंटिन्यूसली रन कर पाएँ एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। वर्ल्ड बैंक के पास अब पैसा कैसे आता है? वर्ल्ड बैंक के पास पैसा आता है इन द फॉर्म्स ऑफ दीज मेंबर कंट्रीज़। ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो ईयरली कुछ एनुअल फीस होती है जो कि ये वर्ल्ड बैंक को पे करते हैं और फिर जो इनसे लोन लेता है उनको वो लोग एनुअली इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, तो वहाँ से वर्ल्ड बैंक के पास पैसा आ जाता है। नेक्स्ट है एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी अगेन इन द फॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी को किस तरीके से रिफ्रेम करना है, कितने ट्रेड बैरियर्स लगाने, क्या टैरिफ्स लगाने, कितने चार्जेस होने चाहिए, किस तरीके का बिजनेस करना चाहिए अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, एमएनसीज़ को क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ये सब आता है वर्ल्ड बैंक के एडवाइजरी कमेटी के अंडर। लास्ट होता है रिसर्च डिपार्टमेंट, बिकॉज जो आज का जो समय है, आज का जो टाइम पीरियड है बहुत ज़्यादा रिसर्च पर डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है। तो वो ग्रोथ किस से होगी? जब उसके बाद टेक्निकल्स आएंगे प्लस रिसर्च आएगा। तो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है आईएमएफ और जो रिसर्च का असिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो होता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में 5 मेजर सबसेक्शंस हैं, उसमें जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट मेजर सबसेक्शंस हैं वो है आईबीआरडी और एक है आईडीए। आईबीआरडी जो है वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। कंट्रीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी कंट्री में सुनामी आ गए, वोल्केनो इरेक्शन हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उस वजह से कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा टूट जाता है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस से खड़ा करने में अगर कंट्री के पास उतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है तो वर्ल्ड बैंक उसमें हेल्प करता है और अंडर आईबीआरडी वो उनको लोन्स प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, किसी भी कंट्री का जनरल जो डेवलपमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग डिपार्टमेंट है, बाकी का जो डेवलपमेंट होता है इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन आईटी सेक्टर, इन क्रूड ऑयल सेक्टर, सो जो अलग अलग सेक्टर्स में जो डेवलपमेंट होता है दैट कम्स अंडर आईडीए डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज आईएफसी, दैट इज फाइनेंसिंग कमेटी। फाइनेंसिंग कमेटी में लोन्स दिए जाते हैं जो कि जनरल लोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्या अभी पाकिस्तान के एग्जांपल अगर हम लें, पाकिस्तान क्योंकि बहुत ज़्यादा डेट में आते जा रहा है, उनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है। एट द सेम टाइम उन्होंने काफ़ी अलग अलग कंट्रीज से भी लोन लिए हैं। सो सारी कंट्रीज़ अलग अलग उनके बुक देखती है कि क्या वो रीपे कर सकते हैं। अगर रीपे कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक विल प्रोवाइड देम विद अ सर्टेन लोन। नेक्स्ट इज मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट क्या है, जो कि हेल्प करती है एमएनसीज डेवलप करने में। फॉर एग्जांपल जैसे कि टेस्ला है, अगर टेस्ला को इंडिया में बिजनेस कर रहा है और उनको फाइनेंस की ज़रूरत है तो वो वर्ल्ड बैंक के साथ पास जा सकते हैं और वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते हैं। सिमिलरली अगर इंडिया को कोई बिजनेस करना है या फिर इंडियन गवर्नमेंट को कोई इंटरनेशनल बॉर्डर्स बनानी है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी एक पाइपलाइन बन सकती है जो थ्रू अरेबियन सी, जो कि ईरान तक जाएगी, सऊदी अरेबिया तक जाएगी, जिससे कि हम इजीली पेट्रोलियम ला सकते हैं। सो वो किसके अंडर प्रोजेक्ट आ सकता है, वर्ल्ड बैंक के अंडर। वर्ल्ड बैंक उसको फाइनेंस कर सकता है। सिमिलरली जो इंडिया ने जो ट्रांसपोर्टेशन बनाए, जो इंटरनेशनल हाईवेज बनाए हैं जो कि कनेक्ट करते हैं इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएसएसआर वाले रीजन को, सो दैट आल्सो कम्स अंडर वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक ऐसे जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको साइन करता है, उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। लास्ट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जैसे कि हमने पढ़ा था आईएमएफ में, जैसे कि हमने पढ़ा था डब्ल्यूटीओ में, वैसे ही सेम एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है वर्ल्ड बैंक के अंदर। अगर इन 188 कंट्रीज़ और 172 कंट्रीज़ के बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो रहा है तो वो सॉल्व कराने की जिम्मेदारी होती है वर्ल्ड बैंक की, और उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक।